एक सवाल है जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि काम मतलब वो काम जो हमें थका देता है? बोझ लगता है जो हाँ बिल्कुल। जो बोझ लगता है वो अचानक खेल जैसा लगने लगे। मजेदार, आज हमारे पास जो सोर्स है ना, वो एक आध्यात्मिक चर्चा का सार है। और वो दावा करता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये सिर्फ हो नहीं सकता, बल्कि यही जीने का सही तरीका है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सवाल आज के समय में बहुत जरूरी है, जहाँ हसल कल्चर और बर्नआउट जैसे शब्द आम हो गए हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स है वो 30 नवंबर 2025 का एक आध्यात्मिक संवाद है जो 2008 की शिक्षाओं पर आधारित है। इसका सेंट्रल आइडिया है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है ये। लगता है, लेकिन इसमें मनोविज्ञान और दर्शन की गहरी परतें हैं। आज हम इन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ अच्छी बातें हैं या इनमें कोई ठोस अपनाने लायक तकनीक भी छिपी है। सही। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे बड़े दावे से कि स्नेह यानी गहरा लगाव मेहनत को मनोरंजन में बदल सकता है। सोर्स में एक लाइन है कि जब कोई स्नेह में होता है तो पहाड़ भी रुई जैसा हल्का लगता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? कैसे? मेरा मतलब है, अगर किसी का काम ही बहुत बोरिंग हो, जैसे डेटा एंट्री या कोई फैक्ट्री की असेंबली लाइन, तो उसमें स्नेह की भावना से मनोरंजन कैसे आ सकता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट? फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, थकान का, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास का भी एहसास नहीं रहता। हाँ खिलाड़ी इसे बीइंग इन द जोन कहते हैं। बिल्कुल, काम अपने आप होता जाता है और उससे एक गहरा संतोष मिलता है। हाँ, फ्लो स्टेट के बारे में मैंने सुना है, लेकिन वो तो तब होता है जब कोई काम बहुत चैलेंजिंग हो और आपके पास उसे करने का हुनर भी हो, जैसे कोई संगीतकार या सर्जन। डेटा एंट्री में फ्लो कैसे आएगा? यहीं पर ये सोर्स एक तीसरा बहुत दिलचस्प आयाम जोड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि फ्लो के लिए चुनौती और कौशल का संतुलन चाहिए। ये सोर्स कहता है कि एक और चीज है जो इस समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है, और वो है भावनात्मक निवेश, या जिसे यहाँ स्नेह कहा गया है। अच्छा। जब आप किसी काम को सिर्फ काम की तरह नहीं बल्कि किसी गहरे लगाव के साथ करते हैं, चाहे वो लगाव किसी व्यक्ति के लिए हो, किसी ऊंचे मकसद के लिए हो या ईश्वर के लिए हो, जी, तो आपका दिमाग उस काम के चुनौती को खतरे या बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगता है। आपके ब्रेन की केमिस्ट्री, डोपामाइन का प्रवाह तक बदल जाता है। अच्छा। और यही चीज उस बोरिंग लगने वाले काम को भी फ्लो जैसा बना देती है। अच्छा, तो मतलब ये है कि काम क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि काम किसके लिए या किस भावना से किया जा रहा है। बिल्कुल। सोर्स में एक और सुझाव है कि अगर कभी मेहनत लगे तो उस स्नेह के पलों को याद करो। ये तो एक तरह की दिमागी कसरत हुई। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली मानसिक तकनीक है। इसे आप एक तरह का इमोशनल एंकरिंग कह सकते हैं। इमोशनल एंकरिंग। आप अतीत के एक शक्तिशाली सकारात्मक अनुभव को वर्तमान की चुनौती पर लागू कर रहे हैं। जैसे ही दिमाग कहता है ये बहुत मुश्किल है, आप उसे याद दिलाते हैं, लेकिन मुझे याद है वो एहसास जब सब कुछ आसान था। तो ये एक स्विच की तरह काम करता है। हाँ, एक स्विच की तरह जो मेहनत की भावना को तुरंत स्नेह की भावना से बदल देता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये उस भावना को फिर से महसूस करना है। तो ये स्नेह एक टूल की तरह है, एक औजार की तरह, और शायद इसी तरह के टूल्स की बात उन 4 मालाओं के जिक्र में भी की गई है। जो इस सोर्स का मुझे सबसे अनोखा हिस्सा लगा। ये एक तरह से आध्यात्मिक प्रगति का नक्शा है, एक सेल्फ असेसमेंट फ्रेमवर्क। हाँ बिल्कुल। और ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर आध्यात्मिक शिक्षाएं सिर्फ मंजिल की बात करती हैं। ये सोर्स रास्ते के अलग अलग पड़ावों को भी पहचानता है, और बहुत ईमानदारी से। चलिए इन 4 मालाओं को देखते हैं। पहली माला, जो सबसे छोटी है, वो उन लोगों की है जो बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। मतलब जो टॉप पर है। हाँ, जो लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं या बहुत करीब हैं। दूसरी माला उन लोगों की है जो दिल के स्नेही हैं और समान बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पहले वाले मास्टर्स हैं और दूसरे वाले डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। बिल्कुल। फिर आती है तीसरी माला, जो इन सबसे बड़ी है। अच्छा। इसमें वो लोग हैं जो स्नेही भी हैं और सहयोगी भी, लेकिन उनका प्रयास स्थिर नहीं है। अस्थिर मतलब? कभी तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर
जीवन के तूफान यानी मुश्किलें आने पर धीमे पड़ जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग शायद खुद को इसी माला में पाएंगे। सही बात है। हाँ, ये मानवीय अनुभव की वास्तविकता को दिखाता है कि प्रगति कभी भी एक सीधी सपाट रेखा में नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। सही। और ये बात स्वीकार करना कि आप इस श्रेणी में हैं, खुद में एक बहुत बड़ी प्रगति है। ये आपको अपराध बोध से बचाता है। सही बात है। और ये शायद लोगों को थोड़ी राहत भी देता है। ये सुनने के बाद शायद कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझ में ही कोई कमी है अगर वो संघर्ष कर रहा है। बहुत मानवीय लगता है ये। हाँ, लेकिन इसके बाद जो आता है उसने मुझे चौंका दिया। चौथी माला, ये उल्हाना देने वालों की है, यानी शिकायत करने वालों की। जी, ये कितनी अनोखी बात है कि एक आध्यात्मिक लिस्ट में शिकायत करने वालों को भी जगह दी गई है। हाँ, आमतौर पर ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका क्या महत्व हो सकता है कि उन्हें भी इस सिस्टम का हिस्सा माना गया है? ये इस फ्रेमवर्क का सबसे जीनियस हिस्सा है। अच्छा। शिकायत करने वालों को शामिल करना दो बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली, ये स्वीकार करता है कि ये भी एक वास्तविक अवस्था है। ये आध्यात्मिक यात्रा का ग्राउंड जीरो है। इसे नकारने से ये खत्म नहीं होगा। दूसरी और ज्यादा जरूरी बात, उन्हें एक माला में रखकर ये सोर्स उन्हें भी उसी सिस्टम का हिस्सा मानता है। मतलब उनके पास भी मौका है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि उनके पास भी ऊपर की मालाओं में जाने की संभावना है। उन्हें खारिज नहीं किया गया है। ये एक तरह का संकेत है कि आप अभी यहाँ हैं, लेकिन ये आपकी स्थायी जगह नहीं है। मतलब ये जजमेंट नहीं, बल्कि एक डायग्नोसिस है, एक पहचान है कि आप अभी इस मानसिकता में अटके हुए हैं। एकदम सही। और शायद इसी अटके हुए होने का संबंध बोझ से है। अगर कोई चौथी माला में है तो वो यकीनन मौज में तो नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। जो लोग शिकायत करते हैं वे असल में एक बोझ उठाए हुए होते हैं, उम्मीदों का, निराशाओं का, अन्याय के एहसास का। और यहीं से हम सोर्स के अगले हिस्से पर आते हैं। अगर मौज नहीं है तो जरूर कोई बोझ है। ये एक बहुत सीधी सी लाइन है, लेकिन ये जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। और इसका समाधान भी उतना ही सीधा दिया गया है। बोझ मुझे दे दो। और ये बोझ आता कहाँ से है? सोर्स कहता है मैंपन से, यानी अहंकार से। मैंने ये किया, मुझे ये करना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मैं ही सारा बोझ उठाता है। और इसका समाधान बताया गया है ट्रस्टी बनना। ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मानसिक बदलाव है। ट्रस्टी बनना जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को एक अलग नजरिए से निभाना है। इसे उदासीनता या लापरवाही समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ट्रस्टी का मतलब है आप मालिक नहीं, बल्कि ये केयरटेकर, एक प्रबंधक हैं। आप अपना 100% देते हैं, लेकिन परिणाम के बोझ को अपने सिर पर नहीं ढोते हैं। सही। इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। एक सर्जन के बारे में सोचिए जो एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है। उसे अपना सारा ध्यान, सारा कौशल उस काम में लगाना होगा। हाँ, वो लापरवाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो ऑपरेशन के दौरान हर सेकंड ये सोचकर घबराता रहे कि अगर ये मरीज मर गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मुझ पर केस हो जाएगा, तो उसका हाथ कांपने लगेगा। हाँ, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। एक अच्छा सर्जन एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। वो अपनी पूरी काबिलियत से काम करता है और परिणाम को उस प्रक्रिया और एक उच्च शक्ति पर छोड़ देता है। वो करता है, लेकिन कर्तापन के अहंकार और डर से मुक्त है। यही है बोझ को सौंपना। ये एक्शन में निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक्शन में हल्कापन है। जिम्मेदार रूप है। ये उन मॉडर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों जैसा ही है जहां नियंत्रण छोड़ने पर जोर दिया जाता है, लेकिन यहां उसे एक भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ते का रूप दे दिया गया है, जो इसे शायद ज्यादा असरदार बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं रह जाता, ये एक भावनात्मक सहारा बन जाता है। तो एक बार जब कोई ट्रस्टी बनकर अपने अंदर का बोझ हल्का कर लेता है, तो अगला कदम क्या है? सोर्स में एक बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति का जिक्र है, एक खेल जो हम सब अक्सर खेलते हैं। इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, उसने शुरू किया था। ये ब्लेम गेम, अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। और सोर्स का तर्क इस पर बहुत मजेदार है। वो कहता है कि अगर कोई दूसरे के बदलने का इंतजार करता है तो वो हमेशा नंबर 2 ही रहेगा। पहल करने वाला ही नंबर 1 बनता है। ये मैं पहले का सिद्धांत है। ये इसने ऐसा किया तब मैंने ऐसा किया वाला खेल तो हम सब खेलते।
हाँ, मुझे याद है एक बार ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लेट हो गया था और मैं और मेरे सहकर्मी घंटों तक यही बहस करते रहे कि गलती किसकी थी। बजाय इसके कि उसे ठीक करते। हाँ, बिल्कुल। आखिर में हमारे मैनेजर को आकर कहना पड़ा, गलती किसी की भी हो, अब इसे ठीक कौन करेगा पहले ये बताओ। पहल किसी और को ही करनी पड़ी। ये एकदम सटीक उदाहरण है और ये सीधे तौर पर मनोविज्ञान की आंतरिक नियंत्रण या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की अवधारणा से जुड़ता है। अच्छा। जिन लोगों का आंतरिक नियंत्रण मजबूत होता है वो मानते हैं कि वो अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, बाहरी ताकतों के नहीं। सोर्स इसी बात को एक बहुत ही प्रेरक भाषा में कह रहा है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि एक तरह की रेस है जिसमें जीतने वाले को विश्व का राज्यधारी बनने का इनाम मिलता है। ये केवल व्यक्तिगत शांति के बारे में नहीं है, बल्कि उस बदलाव से एक बहुत बड़ा पद हासिल करने के बारे में भी है। सोर्स में अर्जुन का उदाहरण भी है जिसका अर्थ बताया गया है अर्जन करने वाला। हाँ, मतलब परिवर्तन या गुण कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, ये वो चीज है जो आप कमाते हैं, अर्जित करते हैं। सही। लेकिन ये सवाल फिर भी रहता है कि दूसरों के एक्शन पर रिएक्ट करने की ये जो हमारी आदत है, इस पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों है? ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। हमारा दिमाग प्रतिक्रिया करने के लिए बना है। ऑटोमेटिक है मतलब? हाँ, कोई खतरा देखे तो भागो, कोई चुनौती दे तो लड़ो। ये ऑटोमेटिक है। आध्यात्मिक अभ्यास का सार ही इस ऑटोमेटिक पायलट को बंद करके चेतना के साथ चुनाव करके प्रतिक्रिया देना है। अच्छा। ये सोचने के बजाय कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ये सोचना कि मैंने गुस्सा होने का चुनाव किया। ये एक छोटा सा भाषाई बदलाव लगता है, लेकिन ये सारी शक्ति बाहरी व्यक्ति या स्थिति से छीनकर वापस आपके हाथों में दे देता है और यही नंबर 1 बनने की शुरुआत है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि हम जिस मास्टर की तलाश में निकले थे वो कोई एक चाबी नहीं, बल्कि चाबियों का एक गुच्छा है। हाँ,